गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से सभी बच्चों का आज संडे की क्लास में सारे बच्चों का एक साथ स्वागत करता हूं। और बच्चे कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और कल हमने पॉलिटी के जो क्वेश्चंस कराए थे उसका मैंने लेबल भी बड़ा कर दिया था और देखा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो गए थे और कई सारे बच्चों के रॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आ रहे थे। बच्चे अब इसे सुधारो, ठीक है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस की संख्या को बढ़ाऊंगा बच्चे, और जितना क्वेश्चन हो सकेगा, जितने भी तरीके से हो सकेगा वो मैं आपके बीच में जरूर लाऊंगा बच्चे, ताकि आसान क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाए और टफ क्वेश्चन भी आपसे क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। एक बात याद रखो, प्रीवियस वीडियो को जरूर देखो बच्चे, और क्वेश्चन मैं ज्यादा से ज्यादा कराऊंगा, ठीक है। तो सारे बच्चे आ जाओ जल्दी जल्दी, वीडियो को लाइक तो जरूर कर दो, शेयर भी कर दो बच्चे, सारे बच्चों तक पहुंचा दो वीडियो, है ना। सारे बच्चे आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी आ जाओ, ठीक है। आज तो संडे है और जितने बच्चों का एग्जाम चल रहा है बेटा, एग्जाम दे लीजिए, और एग्जाम के बाद बच्चे ईमानदारी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए, ताकि कोई भी एग्जाम आए बेटा तो उससे पहले आपकी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। चलो मैं कुछ बच्चे को आज नाम ले लेता हूँ बच्चे, ना बहुत दिन हो गया है, चलिए ध्यान से बच्चे हैं, ठीक है। आकृति सिंह है, अवनीश विश्वकर्मा है और आकांक्षा तिवारी हैं, चांदनी गुप्ता हैं, सिलेक्टेड हैं, आकांक्षा सिंह है, अभी गुप्ता हैं, आकांक्षा मिश्रा हैं, श्रेयम पांडे हैं बच्चे, रेणु प्रजापति हैं, मनीषा पटेल हैं और सचिन सिंह राजपूत हैं, कृष्ण मोहन है, सिलेक्टेड हैं, मानसी सिंह हैं, दिलीप विश्वकर्मा है, देवेश कुमार है, रेशमा कुमारी हैं, नवीन मिश्रा, निशा यादव, सालू सिंह, रूबी सिंह, विनीता यादव, शीला मौर्य, अंजलि मौर्य, संध्या तिवारी बच्चे, ज्योति यादव, सतीश सिंह, पवन यादव, आकाश यादव, अरविंद गुर्जर, राज वर्मा, ठीक है, राज सिंह, अमित चक्रवर्ती, अमित प्रजापति हैं, धर्मवीर हैं बच्चे, सचिन मौर्य, रमेश साहू, अखिलेश वर्मा, धर्मेंद्र यादव, अनुज यादव, अखिलेश यादव, पवन कुमार, रंजना सिंह, प्रज्ञा सिंह, गायत्री यादव, दिग्विजय सिंह, पवन कुमार, गौतम सिंह, सुनील दुबे, उदित वर्मा, रवि यादव, महेंद्र पाल, राकेश यादव, दीपू बाबा, सुदीपा तनेजा, संजय कुमार, पंकज शर्मा, पूजा वर्मा, विपिन यादव, वीरेंद्र यादव, पवन कुमार, शिवम सिंह, क्लियर बच्चे, रोशनी पाल, ज्योति यादव, अंजलि वर्मा, सृष्टि दुबे, सुभी दुबे, सृष्टि यादव भी हैं, प्रिया वर्मा हैं, दिलीप विश्वकर्मा है, वंदना सिंह, सरिता जायसवाल हैं और बच्चे प्रगति, अर्चना, रोशनी पाल, निहालिका सिंह, समा प्रवीण, शालिनी तिवारी, अन्नपूर्णा, विनय प्रकाश पाल, निशा यादव, विभा वर्मा, सुनील यादव, राज यादव, रोशन शाह, सौरभ कुमार, अजय कुमार भारती, एजे वर्मा, पंकज कुमार, नवीन मिश्रा, ज्ञानेंद्र तिवारी, मोनिका पटेल, प्रभांशु पांडे, प्रिया सिंह, राहुल उपाध्याय, अभिषेक वर्मा और अभिषेक सिंह दोनों लोग हैं, अभय पांडे, रोहित चौरसिया, अजय कुमार मौर्य, रेणु चौरसिया, अनामिका सिंह बच्चे और अंजलि मौर्य, शीला मौर्य, पवन कुमार यादव, अमित प्रजापति, दिवाकर यादव, अरुण बछाड़, रेशमा कुमारी, और भी बहुत बच्चे हैं बेटा, ठीक है। मैं सबका नाम लेता रहूँगा, ठीक है। पंकज हो गए, ठीक है, सतीश सिंह हो गए बच्चे, ठीक है। चलो आप सारे बच्चे लगे रहो और मैं फिर सबका नाम ले लूँगा। चलो आ गए होंगे, उम्मीद है मैक्सिमम बच्चे आ गए होंगे। तो चलो हम लोग बच्चे क्वेश्चन और शुरू करते हैं। और आप पहला क्वेश्चन देखिए बच्चे, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिएगा और आज ईमानदारी से आंसर दीजिएगा बच्चे, सोच समझ कर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। और बच्चे यहां पर जितनी गलतियां हैं कर लो, यहां पर गलतियां सही हो सकती है, बट एग्जाम में तो मौका एक ही बार मिलता है ना बच्चे। तो ध्यान से पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास है? नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास है बच्चे? जल्दी से आंसर दीजिएगा, सोच समझकर, एकदम कंसंट्रेट होकर बेटा। नए राज्य की शक्ति किसके पास है, या शक्ति निहित है, किसमें निहित है बच्चे? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। थोड़ा चाय दे देना गले में। सारे बच्चे बताएंगे
कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है बच्चे। और मैं आपको बार बार एक ही क्वेश्चन बताता आया हूं बच्चे कि जब भी कोई कानून बनाने का अधिकार होगा, और ये बच्चे सीधा सा कह सकते हो बच्चे कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है, और आपको पता है बेटा संघ मजबूत है, संघ मजबूत है किससे बेटा, राज्य से। तो सारी शक्तियां किसमें हैं बच्चे, संघ में है। और आपको पता है बच्चे यहां पर हम किसको पढ़ते, भाई संसद को ही तो पढ़ते हैं। अब संसद में एक होता है लोकसभा, और एक होता है राज्यसभा, और एक होता है राष्ट्रपति बेटा। अब बताओ यार, कोई भी कानून बनाना होगा तो बिल कहां लाना होगा, संसद में बिल लाना होगा। और संसद में जब ये बच्चे पास हो जाएगा, अब ये विधेयक पास होने के पास किसके पास जाएगा, तो आप बोलोगे सर विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति के पास जब जाएगा तो राष्ट्रपति इस पर अपना क्या कर देगा, सिग्नेचर कर देगा। और सिग्नेचर करने के बाद यही बच्चे विधेयक कानून में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्ट में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, किस में परिवर्तित हो जाएगा, एक्ट में परिवर्तित हो जाएगा। तो नए राज्यों की गठन की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है बच्चे। किसके पास है बेटा, संसद के पास है। आप सारे बच्चों को पता होगा। अब ये जो संसद है सर, इसी को अधिकार है नए राज्यों को गठित करने का बच्चे, और नए राज्यों को बनाने का। क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बच्चे, अगर हम नए राज्यों के गठन की बात करें तो जो अनुच्छेद पहला था वो तो ये कहा था, अनुच्छेद फर्स्ट, कि भारत अर्थात इंडिया, जो भारत है वही इंडिया है, और जो इंडिया है वही क्या है, भारत है बच्चे। अनुच्छेद 3 है बच्चे जो, वो कहता है, आर्टिकल 3 क्या कहता है बच्चे, नए राज्यों का गठन। तो अभी यहां पर सिर्फ आपका पहला जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर हो जाएगा संसद में। किसमें हो जाएगा, संसद में पावर प्राप्त है बेटा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए सारे बच्चे, आज बहुत ध्यान सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। सारे बच्चे जितने 65 60 65 बच्चे हो, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। मैं देखता हूं आंसर सिर्फ कुछ ही लोग देते हो बेटा, सारे लोग दो, चाहे गलत ही दो। अगर गलती करोगे तभी तो बच्चे आप सही कर पाओगे। तो सारे बच्चे आंसर दो, जितने लोग हो सबका आंसर दिखना चाहिए। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत, यानी कह सकते हो किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है बच्चे, नया राज्य बनाने का अधिकार है। सारे बच्चे बताओगे। ठीक है, तो यहां पर अगर आंसर की बात किया जाए बच्चे, तो नए राज्य, अभी मैंने कहा भाई नए राज्य बनाने का अधिकार संसद का ही तो होता है। अब संसद को यह अधिकार संविधान के तहत मिला हुआ है, और संविधान में बच्चे आपको पता है बहुत सारे भाग हैं और बहुत सारे आर्टिकल हैं। तो बिना आर्टिकल के तहत कैसे बच्चे ये कार्य कर सकता है। तो यहां पर जो होगा, ध्यान से देखो, अगर हम अनुच्छेद 1 की बात करें तो यहां पर लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया, यानी जो भारत है वही क्या है, इंडिया है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। और अगर हम अनुच्छेद 2 की बात करें, कोई बच्चा बताएगा कि आर्टिकल 2 में क्या है, कोई बच्चा बताएगा कि आर्टिकल 2 में क्या है। आर्टिकल 2 है बच्चे एडमिशन ऑफ न्यू टेरिटरी, यानी नए राज्यों का बच्चे प्रवेश,
यहां पर ध्यान से देखो, नए राज्यों का प्रवेश है बेटा। अब ये जो नए राज्य होते हैं जो हैं उन्हें भी और जो अभी नहीं शामिल हुए हैं उन्हें भी शामिल कर दे। यहां भारत अर्थात इंडिया लिखा गया, यहां पर नए राज्यों का प्रवेश, गठन की बात नहीं की गई है, नए राज्यों के प्रवेश की बात की गई है। तो जो हमारा अगला आर्टिकल होगा और जो आर्टिकल 3 होगा बच्चे, ये नए राज्य की किसकी बात करता है भाई? गठन की बात करता है। आर्टिकल 3 नए राज्य के किसकी बात करता है? गठन की बात करता है। मैंने बच्चे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करा दिया है। अब ये जो नया राज्य का गठन होगा बच्चे, इसी आर्टिकल में हमने कई सारे पॉइंट्स लिखाए थे बेटा, जिसमें मैंने कहा था कि कुछ राज्यों को मिलाकर या कुछ राज्यों को तोड़कर एक नया राज्य बना सकता है संसद, आर्टिकल 3 के तहत। क्लियर हो जाएगा। और ऐसे बना है, उत्तराखंड बना है, झारखंड बना है, तेलंगाना बनाया गया है बच्चे, है ना। इन सारे राज्यों को कहीं ना कहीं राज्यों से तोड़ करके बनाया था। फिर मैंने कहा था आर्टिकल 3 में ही कि संसद किसी भी राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ा सकती है, क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, क्षेत्रफल को घटा भी सकती है बच्चे। नाम में परिवर्तन भी कौन करता है? संसद ही करती है बच्चे। और नए राज्यों का जब गठन किया जाता है, एक क्वेश्चन और याद रख लीजिएगा, ध्यान से सुन लो बच्चे, जब नए राज्य के गठन की बात होती है तो राज्य को राष्ट्रपति, यानी यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रपति जो विधेयक होगा बच्चे, वो विधेयक राज्य के पास भेजता है। अब राज्य अपनी परमिशन दे या ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र के लिए इस विधेयक को राज्य के पास भेजता है। फिर ये विधेयक बेटा आपको पता है कहां पेश हो जाता है? संसद में। और जब संसद में ये विधेयक पास हो जाएगा, किसके द्वारा बच्चे परमिशन दिया जाता है? तो आप बोलोगे राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। विधेयक संसद पहुंचा, पास हो गया, एक नए राज्य का गठन कर दिया बच्चे। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो आप बोलोगे अनुच्छेद 3 और इसका ये वाला पॉइंट, ठीक है। और आर्टिकल 4 क्या कहता है? कोई बच्चा बताएगा कि आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि जब कोई नया राज्य बनेगा तो वो कहां शामिल होगा? अनुसूची फर्स्ट में शामिल होगा। मान लो भाई अभी तक हमारे पास 28 राज्य थे और अब बढ़कर कितने हो गए? 29 हो गए। कितने हो गए? 29। तो इसे हम शेड्यूल फर्स्ट में जोड़ेंगे और जब इस राज्य का गठन होगा तो विधानसभा बनेगी बच्चे। और जब विधानसभा होगी बेटा तो विधानसभा के सदस्यों के बराबर राज्यसभा की भी तो सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो जब राज्यसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी तो ये अनुसूची कौन सी हो जाएगी? 4 में। यानी अनुसूची 1 और अनुसूची 4 पर भी तो आर्टिकल 4 लागू हो जाएगा बच्चे। तो आर्टिकल 4 में परिवर्तन किया जाएगा। अनुसूची फर्स्ट में परिवर्तन करके नए राज्य को काउंटिंग बढ़ा दी जाएगी और राज्यसभा के सीटों का निर्धारण किया जाएगा अनुसूची 4 में। तो 2 अनुसूचियां भी याद रखो बच्चे, ठीक है। नए राज्यों का प्रवेश, उसे शामिल करना शेड्यूल फर्स्ट में है और शेड्यूल 4 में है बच्चे राज्यसभा की सीटों को बढ़ाना, ठीक है। ये हमारे चारों आर्टिकल हो गए और ये चारों आर्टिकल भाग 1 के हैं। चारों आर्टिकल भाग 1 के हैं। पहला आर्टिकल कहता है भारत अर्थात इंडिया, दूसरा आर्टिकल कहता है जो राज्य थे उन्हें शामिल किया जाएगा, एडमिशन ऑफ न्यू ईस्ट बच्चे टेरिटरी। तीसरा आर्टिकल कहता है नए राज्यों का गठन और चौथा आर्टिकल कहता है कि अनुसूची 1 और 4 में संशोधन होगा जब नए राज्यों का गठन हो जाएगा। बताओ डन है सारे बच्चों को? चारों आर्टिकल हमने दे दिया था, तैयार हो गया। सारे बच्चे बताओ डन है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3rd नंबर देखो जल्दी से सारे बच्चे। 3rd नंबर देखिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3rd नंबर देखिएगा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह है, राज्यों का यूनियन है, राज्यों का फेडरेशन है। जल्दी से बताओ, बहुत सोच समझ कर आंसर दो सारे लोग। आप लोग ऑनलाइन चाय पी सकते हो बच्चे।
सारे लोग आंसर दो भाई, सारे लोग, सारे गधे हो तुम लोग, देते नहीं हो बच्चे। अब यहां पर कुछ कंफ्यूजन होता है, उसे दूर कर लो। सबसे पहले बच्चे ध्यान से सुनना, मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा है कि भारत देश का सबसे बड़ा अधिनियम जो था, एक्ट था, वो 1935 का था। और इसी में कहा था कि जितने भी ब्रिटिश प्रांत होंगे बच्चे, जितने भी ब्रिटिश प्रांत होंगे और जितनी भी देशी रियासतें होंगी, जितनी भी देशी रियासतें होंगी और जितने भी कमिश्नरी क्षेत्र होंगे, इन तीनों को एक करके एक अखिल भारतीय संघ, एक अखिल भारतीय संघ की बच्चे परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी बच्चे। परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी कब? 1935 में। और जब हमने संविधान का निर्माण किया और भाग 1 बनाया और अनुच्छेद 1 बनाया, तो अनुच्छेद 1 के फर्स्ट में कहा कि भारत अर्थात इंडिया, क्या कहा? भारत अर्थात इंडिया बच्चे। और इसे हमने कहा यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमने राज्यों का क्या कहा? इसे यूनियन कहा बच्चे। फेडरेशन शब्द का हमने इस्तेमाल नहीं किया, यहां पर हमने यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया बच्चे, क्योंकि भारत राज्यों का एक क्या है? संघ है बच्चे। अगर राज्य नहीं होंगे तो संघ कैसे बनेगा? और राज्य बनते हैं बच्चे, मैंने कहा था मंडल से, मंडल बनते हैं डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट बनते हैं ब्लॉक से, ब्लॉक बनते हैं ग्राम से, और ग्राम बनते हैं गांव से, और गांव जो होते हैं बेटे ये कुछ घरों के होते हैं, और घर से बना है गांव, गांव से बना ग्राम, या गांव ना भी कहो ना तो डायरेक्ट आप ग्राम कह सकते हो बच्चे। और घर में रहती है जनता, यानी परिवार से बना है बच्चे। तो हमने कहा था कि संघ की सबसे बड़ी इकाई का नाम तो राज्य है, और संघ की सबसे छोटी इकाई का नाम जनता है। और सारी शक्तियां, जो राजनैतिक शक्तियां हैं, वो सारी किस में निहित हैं? बताओ भाई, कल ही तो क्वेश्चन कराया था। भारत देश में सारी शक्तियां बच्चे जनता में निहित हैं। और ये कहा गया हमारी उद्देशिका में, हम भारत के लोग, याद रहेगा, सब करा दिया है बच्चे। तो क्वेश्चन 3 भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चौथा नंबर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर देखिए। जो बच्चे राज्य और उसके संघ शासित क्षेत्र की वीडियो नहीं पढ़े हैं, वो 2-3 वीडियो पहले ही चले जाएंगे बच्चे प्रीवियस में, और सारा 2 बच्चे वीडियो है, और दोनों आप आराम से देख लो, नोट बना लो, ताकि बच्चे आपके क्वेश्चन गलत ना हो। चौथा क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए बहुमत कैसा चाहिए? अब देखो, मैंने मेजॉरिटी का भी वीडियो बना दिया है, और वही बच्चे लास्ट वीडियो है भी, मेजॉरिटी तक आपका हो चुका है। अब हमें बिल के बारे में डिस्कस करना है बच्चे, है ना। तो मेजॉरिटी वाला वीडियो देखिएगा, और ये मेजॉरिटी से ही संबंधित क्वेश्चन है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन, ठीक है। अब जो ये बहुमत था, ये जो बहुमत है ना बच्चे, मेजॉरिटी की हमने बात किया है, ध्यान से देखिएगा। हमने किसकी बात किया भाई? मेजॉरिटी की ही तो बात किया। और आपको बताया था कि मेजॉरिटी 3 प्रकार की होती है बच्चे। एक तो साधारण बहुमत होता है। कौन सा बहुमत होता है? साधारण बहुमत होता है। 1/2/3 इसे हम विशेष बहुमत कहते हैं। और प्लस बच्चे कुल सदस्यों का बहुमत, जो सेकंड टाइप मैंने बताया था, उसमें कहा था कुल सदस्यों का भी क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए, ठीक है। और इसमें सिर्फ कहा था कि कुल सदस्य, यहां पर उपस्थित मैंने कहा था, उपस्थित होंगे, और यहां पर कुल की बात कर लिया था, और यहां पर भी बच्चे हमने कुल की बात किया था। क्लियर हो जाएगा। एक चीज याद रखो सर, अब ये जो साधारण बहुमत होता है बच्चे, नए राज्यों का प्रवेश जो होगा वो साधारण बहुमत से होगा।
नए राज्यों का प्रवेश बच्चे किससे होगा? साधारण बहुमत से होगा। और ये मैंने आपको पढ़ाया है, नए राज्यों का प्रवेश किससे होगा? साधारण बहुमत से होगा बच्चे, आपको पढ़ाया है, आप देख सकते हो बच्चे। ठीक है, सारे बच्चों को बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बताओ सारे लोग। ठीक है, अब बच्चे वीडियो में जो नहीं देखे हो वो देखना, साधारण बहुमत में क्या होता है। जो साधारण बहुमत होता है ना बच्चे, यहां पर उपस्थित और मत देने वालों के बीच है। ठीक है, साधारण में क्या होता है बच्चे, जो उपस्थित होते हैं, तो हमने कहा था जितने भी उपस्थित होते हैं वो सभी तो मतदान नहीं कर पाते, तो उपस्थित मेंबरों में जितने लोग मतदान करेंगे उनका क्या होगा भाई? बहुमत होगा। तो साधारण जो बहुमत होता है बेटा, ये याद रखना नए राज्यों के प्रवेश पर है। ठीक है, और बिल जो होती है बच्चे, जैसे वित्त विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, साधारण विधेयक होता है, या किसी राज्यों में विधान परिषद का अगर गठन करना है तो इन सब पर बच्चे हमें कौन सा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। कौन सा चाहिए भाई? सिंपल मेजॉरिटी से बिल क्लियर होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो अब आपको समझ गए होंगे। राष्ट्रपति पर बच्चे आपको पता है 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी से होता है बच्चे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर देखो। प्रीवियस वीडियो देख लो भाई सभी लोग। सभी बच्चे देख लेना प्रीवियस वीडियो, मेजॉरिटी वाला मैंने वीडियो करा दिया है और ये भी करा दिया कौन किस बहुमत से हटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है या प्रशासक होता है? प्रशासक होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासक या प्रशासन बच्चे किसके पास होता है? उपराज्यपाल, राज्यपाल, प्रशासक, राष्ट्रपति। 2 क्वेश्चन यहां पर जल्दी से आंसर दो। 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं। दो क्वेश्चन मैंने लिखा है, यूनियन ऑफ स्टेट, और इन दोनों का आपको क्या बताना है? हेड बताना है। दोनों को क्या बनाना है? हेड बताना है। सारे बच्चे जरा बताओ, पढ़ा चुका हूं, सारे बच्चे बताओ, जल्दी से बताओ भाई। तो अगर हम कहें बच्चे कि यूनियन ऑफ स्टेट्स की अगर बात किया जाए तो यहां पर होगा बच्चे राज्यपाल, गवर्नर हो जाएगा। और सभी गवर्नरों के मालिक कौन है? तो आप बोलोगे हेड ऑफ स्टेट हैं, यानी हेड ऑफ स्टेट कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। यार तो आप बताओ, संघ है और संघ में जो राज्य है, इस राज्य में संघ की सभी शक्तियां किस में निहित हैं? तो आप बोलोगे राष्ट्रपति में है सर। यहां पर राज्यों का प्रशासन अगर सिर्फ पूछता, सिर्फ राज्यों का प्रशासन पूछता, तब तो आप राज्यपाल लगाते, केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल लगाते और कुछ राज्यों में प्रशासक लगाते। बट यहां तो हमने संघ राज्यों के प्रशासन की बात की है, तो जो यूनियन ऑफ स्टेट होता है या संघ का प्रमुख होता है वो कौन होता है भाई? राष्ट्रपति होता है। और इसका वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद करता है बच्चे, मंत्रिपरिषद करता है। क्लियर हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब बता दिया और सिस्टमैटिक वे में पढ़ाया है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
6 नंबर देखिएगा, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है? मिलाने का अधिकार किसके पास है? जल्दी से बताओ सारे बच्चे, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है? भाई वही तो क्वेश्चन है, नए राज्यों का गठन कौन करेगा? तोड़ेगा कौन? बनाएगा कौन? मिटाएगा कौन? क्षेत्र को कौन बढ़ाएगा? क्षेत्र को घटाएगा कौन? नामों में परिवर्तन कौन करेगा? तो आर्टिकल 3 के तहत एक ही व्यक्ति तो करता है भाई, जिसका नाम संसद है, और इसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हो। पार्लियामेंट ब्रिटेन में नाम है, भारत में संसद नाम है। डाइट किसका है? डाइट किसका है? जल्दी से बताओ, क्वेश्चन बताओ, करंट में कराया हूं। डाइट कहां की संसद का नाम है? कांग्रेस कहां की संसद का नाम है? ठीक है, तो 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बच्चे, वो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिएगा सारे बच्चे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए सारे लोग। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया कब? डेट सहित बताओगे आप लोग बेटा, डेट भी बताना, डेट भी बताया है। ठीक है, अब ध्यान से इधर देख लो, आंसर आ गया होगा बच्चे, सी ऑप्शन हो जाएगा 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था, जिसका नाम क्या था? आंध्र प्रदेश था। क्या नाम था? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश ने अभी बच्चे आपको पता है 5 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, और आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। आंध्र प्रदेश की कितनी? 3 कैपिटल हो गई बच्चे, 3 राजधानियों वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। अभी एक करंट का क्वेश्चन बताया था, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने, ध्यान से सुनना, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में विधान परिषद को समाप्त, अपने राज्य में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल को समाप्त करने के लिए बिल पास किया है? उस राज्य का भी नाम आंध्र प्रदेश है। अब ये बिल संसद जाएगा, और अगर संसद इसे क्लियर कर देती है सिंपल मेजॉरिटी से बेटा, तो आंध्र प्रदेश में विधान परिषद खत्म हो जाएगा। तब भारत देश के कुल 5 राज्यों में ही विधान परिषद बचेगा। कितने राज्यों में? 5। पहले कितना था? 7 थे बेटा, तो जम्मू कश्मीर हट गया, अभी 6 हैं, 6 में आंध्र प्रदेश हट जाएगा, तो बच्चे कितने बचेंगे? 5। तो आपको पता है सर कि पहले तो आपको ये जानना होगा कि एक भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था, और भाषाई प्रांत आयोग का गठन आपको पता है 1948 में किया गया था, और इसको किया था बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसी आयोग को हम धर आयोग के नाम से जानते हैं। कौन सी आयोग? धर आयोग ने बच्चे जिस आधार पर उन्होंने विरोध किया था वो था भाषा का आधार। और आपको पता है कि सारे बच्चे दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग उठ खड़ी हुई थी, तो धर आयोग ने भाषा को इग्नोर किया, कहा भौगोलिक दृष्टि से और प्रशासनिक दृष्टि से नए राज्यों का गठन किया जा सकता है बच्चे। इसके बाद बेटा जेबीपी समिति का गठन हुआ, या जेबीपी आयोग का गठन हुआ। ये जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभ सीतारमैया 3 लोगों से मिलकर ये समिति बनी थी, और इन्होंने भी भाषा के आधार का इंडिया में क्या किया? विरोध किया। जब इन्होंने भी विरोध कर दिया तो एक तेलुगु नेता थे बच्चे, मद्रास के थे, तेलुगु भाषी नेता थे बच्चे, जिनका नाम मैंने पढ़ाया था श्री बच्चे पोट्टी रामुल्लू।
श्रीपोटी, रामुल्लू। और इन्होंने क्या किया सर, आमरण अनशन शुरू कर दिया और 58 दिन के बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई बच्चे 15 दिसंबर 1952 को। 15 दिसंबर 1952 को रामुल्लू साहब की डेथ हो गई। फिर उसके बाद हमारी सरकार ने यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बच्चे कार्यकाल में एक नए राज्य का गठन कर दिया गया 1 अक्टूबर 1953 को, और इसका नाम क्या था, आंध्र प्रदेश था बेटा। क्या नाम था, आंध्र प्रदेश। किसके आधार पर गठित हुआ, भाषा। लेकिन किसका विरोध किया जा रहा था, भाषा के ही आधार का विरोध कर रहे थे, लेकिन भाषा के ही आधार पर हमें इस राज्य का क्या करना पड़ा, गठन करना पड़ा। ठीक है सर, तो यहां पर आपका 7वें का आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिए सारे बच्चे, 8 नंबर देखिए सारे बच्चे जल्दी से। आठ नंबर है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं बेटा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका एग्जाम से संबंधित नहीं है। सारे कट बच्चे इकट्ठे किए गए हैं और इन्हें मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। अब ये हुआ भाई भाषा के आधार पर, तो आपको पता है आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया बच्चे, तो हमारे पास नए राज्यों को बनाने के लिए कोई भी अधिनियम नहीं था, क्योंकि हमने आनन फानन में आंध्र प्रदेश का गठन किया। तो हमने बच्चे क्या किया, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बच्चे गठित किया, और इसमें थे फजल अली। हमने पढ़ाया था कि इसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। और 2 अन्य सदस्य भी थे बेटा, हृदयनाथ कुंजरू। क्या नाम बताया था, हृदयनाथ कुंजरू भी थे बच्चे, और एक थे के.एम. पनिक्कर। क्या नाम था इनका, के.एम. पनिक्कर थे बेटा। ये 3 लोगों ने मिलकर बच्चे, या कह सकते हो इन तीनों लोगों के साथ एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम दिया गया, और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सबमिट किया। और 55 के बाद बच्चे हमारी संसद ने 7वां संविधान संशोधन किया। कौन से सन में, 1956 में किया, और यहीं पर अधिनियम बनाया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और इसी अधिनियम के साथ अब जितने भी नए राज्य हम गठित करेंगे, और आज भी जो नए नए बेटा राज्य बन रहे हैं, वो सब इसी अधिनियम के तहत बन रहे हैं, वो सारे इसी अधिनियम के तहत बन रहे हैं। तो फजल अली आयोग में अन्य कितने मेंबर थे, 2। एक का नाम हृदयनाथ कुंजरू था, एक का नाम के.एम. पनिक्कर था। स्वयं चेयरमैन बने फजल अली। ये आयोग आई थी आंध्र प्रदेश के गठन के बाद, और इसी के तहत संविधान में 7वां संशोधन पारित किया गया 1956 में, और उसी साल बच्चे बनाया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अधिनियम बनने के बाद फिर से भाषा के आधार पर ही एक नया राज्य 1960 में बना था, 1960 में बना था। उसका नाम गुजरात था बच्चे, जिससे गुजरातियों के लिए था, और वहीं से हमारे प्रधानमंत्री साहब बिलोंग करते हैं बेटा। और याद रखना कि ये महाराष्ट्र से अलग हुआ था, पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक ही में था, यानी 1960 में, 1960 में गुजरात क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर।
9 नंबर है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। इन चारों में से ऐसा कौन है? इन चारों में से ऐसा कौन है जिसके तहत भारत देश में नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती? सारे बच्चे आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, अगर हम नागरिकता की बात करें तो नागरिकता कौन से भाग में है? 2 में है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। भारत देश में नागरिकता एकल है। एकल नागरिकता भारत देश में कहां से लिया गया? ब्रिटेन में। नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? संसद का है। संसद को यह अधिकार कौन से अनुच्छेद में मिला? 11 में मिला। संसद ने बच्चे नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो नागरिकता अधिनियम बनाया बच्चे, नागरिकता जो अधिनियम था बच्चे, नागरिकता अधिनियम बच्चे 1955 में बनाया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? 1956 में बना। बच्चे नागरिकता अधिनियम कब बना? 1955 में बना। अब इसके तहत हमें 5 प्रकार से नागरिकता मिलती है बच्चे। जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण द्वारा, ठीक है, देशीयकरण द्वारा और भूमि अर्जन द्वारा। किसके द्वारा बच्चे? भूमि अर्जन द्वारा। ये नागरिकता वाली वीडियो में हमने इतने बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया है कि कभी आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा। अब वो वीडियो और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी तो बता दिया, ठीक है, और उसमें देशीयकरण ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब यार बताओ, इन 5 में इसमें से कौन नहीं है? तो भारतीय बैंकों में धन जमा करने का। भारतीय बैंकों में बच्चे अगर आप धन जमा कर रहे हो तो आपको भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी, लेकिन जन्म से हो सकती है, देशीयकरण से भी मिलेगा, और किसी भूभाग को शामिल होने पर। ये वाला पॉइंट है बेटा, भूमि अर्जन द्वारा। तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। भारत देश में नागरिकता का प्रावधान 2, 5 से 11 कंप्लीट पढ़ा दिया मैंने। एकल नागरिकता है, ब्रिटेन से ली गई है, संसद कानून बनाता है, और संसद कौन से अनुच्छेद के तहत कानून बनाता है? तो आप बोलोगे 11 के तहत बनाता है। सर कब बनाया? 1955। और इसमें अब तक बच्चे 6 बार संशोधन किया जा चुका है बच्चे। 6 बार संशोधन है। पहला है बच्चे 1986 में, दूसरा है बच्चे 1992 में, 2003, 2005, 2015 और 2019। अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 6 बार संशोधन है बेटा, ठीक है। तो यहां पर आपका 9वें का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर, जल्दी देखिएगा सारे बच्चे। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषता में से कौन सही है? राज्य की एकल नागरिकता, तो आपको पता है भारत देश की ही नागरिकता हमें मिलती है, हमें राज्य की नागरिकता नहीं मिलती। राष्ट्र और राज्य की दोहरी नागरिकता, आपको पता है सर भारत देश में दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत देश में एकल है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, यस सर, सी वाला ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। तो पूरे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, बट पार्शियली बेटा हमने बच्चे विदेशियों को जो
मूल भारतीय हैं उनको हमने दोहरी नागरिकता दे रखा है, बट पार्शियल तरीके से। ना तो उन्हें कोई कानूनी पद लेने का अधिकार होगा और ना ही उन्हें मत देने का अधिकार होगा बच्चे, बट उन्हें व्यापार करने की भारत में छूट होगी। लेकिन मूल भारतीय जो पहले भारत के थे और वो अब विदेशी हो चुके हैं, उनको आने जाने की छूट है बच्चे। उन्हें हम OCI कहते हैं, ओवर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर देखिए। निम्न में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, विधानमंडल, संसद, प्रधानमंत्री। निम्न में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? ठीक है, तो आपको पता है सर, नागरिकता पर जो कानून बनाने का अधिकार है, नागरिकता पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसे प्राप्त है बेटा? संसद को। और संसद को कौन से अनुच्छेद में अधिकार प्राप्त है? तो आप बोलोगे अनुच्छेद 11। किस पर बेटा? अनुच्छेद 11। अमित शाह ने नागरिकता संशोधन बिल कहां पारित किया था? राज्यसभा में, फिर लोकसभा में, फिर पारित होने के बाद लग गया था। तो आपको भी पता है सर, कोई भी कानून होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है वो हमारी पार्लियामेंट को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन भाई। 12 सारे लोग लगे रहिएगा, थोड़ी लंबी वीडियो है बच्चे, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पूछे गए क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार क्या है? अवाद्य योग्य है, वाद्य योग्य है, लचीला है, कठोर है। लचीला है, कठोर है। चलो ध्यान से देखो, अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है बच्चे ये कौन से भाग में है? तो आप बोलोगे भाग 3 में है सर। अनुच्छेद कहां से कहां है? 12 से लेकर 35 तक है। कितने आए थे? 7। कितने हैं? 6। और ये सारे के सारे मौलिक अधिकार कहां से लिए गए थे? तो आप बोलोगे अमेरिका से लिए गए थे। और हमने कहा था कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है ये वाद योग्य है, और जो चीज वाद योग्य है उसमें पक्का है बच्चे, परिवर्तन किया जा सकता है। और आपने देखा था कि बच्चे RTP को, यानी राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि बच्चे संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का क्या बेटा जो अधिकार था, वो हमने अनुच्छेद 31 में से समाप्त किया। तो भाई अगर वाद योग्य है तभी तो हम परिवर्तन कर पाए, और जब यहां से समाप्त हो गया तो ये कौन से का में चला गया बेटा? 300 का में एक विधिक अधिकार बन गया, एक कानूनी अधिकार बन गया बच्चे, संपत्ति का अधिकार। यहां जब था तब ये मौलिक अधिकार था, यहां नहीं है तो अब ये कानूनी अधिकार हो गया। तो हमारा मौलिक अधिकार वाद योग्य है। लेकिन अगर यहीं पर कहें आपसे हम कि क्या सर राज्य का नीति निदेशक जो तत्व है, राज्य का नीति निदेशक तत्व जो है, क्या वो वाद योग्य है? तो आप बोलोगे सर वो वाद योग्य नहीं है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, नए आर्टिकल शामिल हो सकते हैं, लेकिन किसी भी आर्टिकल को समाप्त नहीं किया जा सकता। और राज्य का नीति निदेशक तत्व राज्य की स्वेच्छा पर है, राज्य की किस पर है? स्वेच्छा पर है बेटा, और वहां पर वाद योग्य नहीं है। बट हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है? वाद योग्य है। तो यहां पर बच्चे, और हाँ, भारत का संविधान जो है असतः लचर है और असतः कठोर है।
लेकिन ब्रिटेन का संविधान लचर संविधान है। ब्रिटेन का संविधान क्या है? लचर संविधान है। अमेरिका का संविधान कच्चे कूल है, वहां की न्यायपालिका टफ है बेटा, और भारत की न्यायपालिका थोड़ी सी बच्चे लचर है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार क्या है? वाद्य योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 13th नंबर देखिएगा। मौलिक अधिकार डॉट 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 बेटा प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकता है। तो आप बोलोगे सर प्रधानमंत्री का कैसा रोल होता है? भाई निलंबित करने का अधिकार नहीं होता, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो जाते हैं। मतलब जब राष्ट्रपति की इच्छा होगी निलंबित कर देंगे। मान लो राष्ट्रपति की आज इच्छा हो गई रामनाथ कोविंद जी की, श्री रामनाथ कोविंद की, कि आज जीएस वाले सर के फंडामेंटल राइट्स निलंबित कर देने, कर पाएंगे? नहीं कर सकते सर। फिर अगला है बच्चे आपात स्थिति में निलंबित हो सकते हैं और कभी भी निलंबित नहीं हो सकते। तो बच्चे आपको मैंने पढ़ाया था कि फंडामेंटल राइट्स निलंबित हो सकते हैं, फंडामेंटल राइट निलंबित हो सकते हैं बशर्ते एक सिचुएशन होगी और वो होगा राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा काल? राष्ट्रीय आपातकाल होगा, यानी कि नेशनल इमरजेंसी। क्या होगा? नेशनल इमरजेंसी। अनुच्छेद 352। कौन सा अनुच्छेद? और आपको पता है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर स्वतः ही सारे फंडामेंटल राइट्स निलंबित हो जाएंगे तब तक जब तक देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहेगा। ठीक है बेटा, तो निलंबित हो सकता है सिर्फ एक कंडीशन पर, जब देश में आपातकाल लगा हो और वो भी राष्ट्रपति शासन नहीं, वो भी बच्चे क्या लगा हो? नेशनल इमरजेंसी लगी हो, तब फंडामेंटल राइट्स हमारे निलंबित हो सकते हैं, अदरवाइज कभी निलंबित नहीं होगा। क्लियर हुआ? सारे बच्चे डन करके भेजो, डन करना, सारे बच्चे डन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर देखो, 14th नंबर देखो। इंपॉर्टेंट है और ध्यान से क्वेश्चन करो भाई, क्योंकि हमने लेबल थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन का। मजा आ रहा है ना सारे लोगों को? सेशन समझ में आ रहा है? कुछ कमेंट्स कर दिया करो। एक बच्चे ने तो कहा है सर हिंदी में भी थोड़ा बोले। बेटा हिंदी में तो बोलता हूँ, थोड़ा बहुत तो इंग्लिश का इस्तेमाल करो। अब सीईटी लगने वाला है तो फिर बैंड बजा देगा। चलो, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में, समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? इन चारों में से ऐसा कौन सा है जिसमें समानता में निहित नहीं है? पहला है अवसर की समानता। भाई आर्टिकल 16 जो अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद जो 16 होता है वो तो लोक अवसरों में समानता देता है। भाई कौन से अवसरों में? लोक अवसरों में समानता की बात करता है। ठीक है, और बच्चे कानूनी जो न्याय के समक्ष समानता है, तो जो अनुच्छेद हमारा 14 होता है यही तो कानून की बात किया है, विधि की बात यहीं पर तो किया गया है। फिर बच्चे है सामाजिक समानता। ठीक है, आर्टिकल 15 जो होता है, आर्टिकल 15 ने कहा है धर्म, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 15 में ही तो सामाजिक समानता है बेटा। क्या वहां पर आर्थिक सहायता की भी हमने बात की थी? नहीं बात की थी। आर्थिक का काम है बच्चे समानता लाना, राज्य का नीति निदेशक तत्व।
ठीक है। तो यहां पर बच्चे जो 14 का क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सामाजिक समानता वाला जो पॉइंट है वो सारा आर्टिकल 15 में है। धर्म, जन्म स्थान, लिंग, रंग के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, रोडों पर चलने से नहीं रोका जाएगा। लेकिन कोई निजी प्रॉपर्टी हो गई तो आपको अगर ना जाने दे तो उसका बच्चे वो मौलिक अधिकार होगा, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्रों में आपको रोक नहीं सकता। ठीक है बेटा, कोई डाउट यहां तक? तो 14 कहता है कानून के समक्ष समानता, बच्चे 16 कहता अवसर, सामाजिक समानता हमें 15 देता है, और आर्थिक सहायता बच्चे ऐसी कोई समानता नहीं है। तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस प्रावधान द्वारा छुआछूत का उन्मूलन किया गया है? अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी की बात किया गया है। तो आर्टिकल देखो सर 14 ये कहता है कि कानून के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। एक मैंने बताया था ब्रिटेन से लिया गया है और एक हमने बताया था अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल 15 ये कहता है बच्चे कि अनुच्छेद जो 15 है धर्म के आधार पर, अनुच्छेद 15 जो है धर्म जाति के आधार पर भारत देश में कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है बेटा। आर्टिकल 17 क्या कहता है? ये कहता है अनटचबिलिटी का अंत। आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत का क्या होगा? अंत होगा बच्चे। छुआछूत का क्या होगा? अंत। छुआछूत को ही हम अस्पृश्यता कहते हैं और इसे इंग्लिश में अनटचबिलिटी कहते हैं। और ये आर्टिकल किस में है? 17 में है। किस में है? 17 में। और आर्टिकल 18 जो है बच्चे ये उपाधियों का अंत करता है, एक छोड़कर बच्चे, जिसमें सेना की उपाधि और शिक्षा की उपाधि को छोड़कर भारत देश में सभी उपाधियों का अंत है। तो बच्चे अगर मैं पूछूं कि कानून के समक्ष समता, तो आप बोलोगे आर्टिकल 14 में है सर। धर्म जाति के आधार पर विभेद 15 में है। अस्पृश्यता का अंत 17 में है। उपाधियों का अंत 18 में है। और ये सब जो है बच्चे आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये सब समता का अधिकार है। समता का मतलब समानता। इन सभी आर्टिकलों में सभी वर्ग में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए, कोई भी विभेद नहीं होगा। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट बेटा 16 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ICCPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार की सुरक्षा किया गया है। बाल अधिकार की सुरक्षा किया गया है। अब यहां पर देखो बच्चे, ध्यान से देखो, जो बच्चे यहां पर है बाल अधिकार का संरक्षण, तो हमने आपको फंडामेंटल राइट्स में शोषण का अधिकार, एक्सप्लॉयटेशन की बात किया था, एक्सप्लॉयटेशन की बात किया था, शोषण। और यहां पर आर्टिकल 2 ही तो था, 23 था, 24 था बच्चे। यहां 24 में मानव दुर्व्यापार की बात हुई थी बच्चे, और यहां पर सिर्फ बाल संरक्षण की बात हुई थी, यानी बच्चों की बात हुई थी कि भाई जो भी बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के हैं, उन्हें कारखानों पर कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया है बच्चे। जैसे माचिस का कारखाना हो गया, माइन हो गया बच्चे, है ना, पेंट का कारखाना हो गया। वो बच्चे जो 14 वर्ष से कम हैं उनको हम कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो यहां पर जो आर्टिकल हो जाएगा वो स्पेशली बाल अधिकार की बात है, तो यहां पर हो जाएगा 24। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर मानव दुर्व्यापार की बात करें तो 23 होगा। जैसे स्त्रियों का, बच्चे और बच्चों का
वस्तुओं की भांति बच्चे क्रय विक्रय ना करना, बेगारी ना करवाना, बंधुआ मजदूरी ना करवाना, ये सब आर्टिकल 23 में है। और यही सब जब होता है तो इसी को एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, शोषण। तो शोषण से भी रक्षा करता है हमारा कौन? फंडामेंटल राइट्स। और आपको पता है सर, हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है। अगर यहाँ कोई भी गड़बड़ होगी तो ये मैटर सीधा जाएगा कहाँ? न्यायपालिका में जाएगा। कहां जाएगा? न्यायपालिका में। अब आर्टिकल जो 35 है, आर्टिकल 35 बच्चे मौलिक अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार संसद को देता है। आर्टिकल 35 फंडामेंटल राइट्स पर अगर कोई एक्ट बनाना है तो यह अधिकार किसका होगा? संसद का होगा। 23-24 सामने ही लिखा है। 25 जो होता है यह धर्म की स्वतंत्रता होता है। आप किसी भी धर्म को अपनाने के लिए, उसका आचरण करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए आप स्वतंत्र हो बेटा। और हमने कहा था कि राज्य का जो धर्म बच्चे, धर्म है जो, वो राज्य में लोगों का व्यक्तिगत विषय माना गया है। ठीक है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट होता है धर्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? मूल अधिकार का प्रावधान है। तो यहां पर स्वतंत्रता की बात की गई है। जल्दी से बताओ। आर्टिकल 14 तो मैंने बता दिया भाई, ठीक है। और 32 आपको पता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बच्चे कहा था संविधान की आत्मा। ठीक है। और वहां पर कितने प्रकार की रिटें हैं? 5 प्रकार की रिटें हैं बेटा। कितने प्रकार की रिटें हैं? 5 प्रकार की रिटें हैं। ठीक है। तो यहां पर जो आर्टिकल होगा सर, वो हो जाएगा अनुच्छेद 19। आर्टिकल कौन सा? और यहां पर 6 मूल स्वतंत्रता की बात की गई थी बच्चे। कितनी मूल स्वतंत्रताएं? और 6 में ही पहला था, ये ऐसे लिखा मिलेगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और वाक का मतलब बोलने की, सुनने की, प्रेस की स्वतंत्रता। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये आर्टिकल कौन से में है? 19 में है बच्चे। तो यहां पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां है भाई? 19 में है। 6 मूल स्वतंत्रताएं हैं बेटा। ठीक है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, विरोध करने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं पर व्यापार करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है बेटा अगला आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर देखिए। अठारह है, कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? सीधा है प्रेस की स्वतंत्रता। आर्टिकल कौन सा लिखा हुआ है? 19। आर्टिकल कौन सा लिखा हुआ है? 19 बच्चे। और 2 सिद्धि से संरक्षण 22 में होता है बच्चे। ठीक है। तो यहां पर कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 18 नंबर में 19 हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्नीस नंबर में है, कौन सा बच्चे अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है बच्चे? विदेश की यात्रा याद होगा फंडामेंटल राइट्स में, नहीं देखा होगा वीडियो तो जाइएगा और वहां पर देखिएगा बच्चे, मेनका गांधी बनाम संघ सरकार का एक केस हुआ था और वहीं पर विदेश जाने की स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई थी बच्चे। ठीक है। और ये होता है आर्टिकल 21 में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है आर्टिकल 21 में बेटा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है कौन से आर्टिकल में? 21 में है बच्चे।
और वहां पर मैंने बहुत सारी स्वतंत्रताएं लिखी थी। आप याद रखना, मेनका गांधी जो वाद हुआ था, मेनका गांधी जो केस हुआ था, इसी में है विदेश जाने की स्वतंत्रता, विदेश जाने की स्वतंत्रता बेटा, ठीक है। और ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है बच्चे, ठीक है, निजता का अधिकार, ठीक है। ये सब मैंने कराया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लो, खत्म होने वाला है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण कर बच्चे करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? भाई देखो, अब धर्म की बात क्या है तो धर्म याद करो यार कि 25 से लेकर 28 तक है, और आपको पता है यहाँ 14-17 तो समानता का अधिकार है, तो 2 आर्टिकल वैसे कट गया बेटा। अब यहाँ पर बचता है आर्टिकल 25 और आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 कहता है कि अगर कोई भी धर्म की बच्चे अभिवृद्धि हो रही है, धर्म की किसकी अभिवृद्धि हो रही है, तो उस पर राज्य बच्चे कोई भी कर का प्रावधान नहीं करेगा। ये कर वाला पॉइंट कहाँ है? 27 में है। और बच्चे धर्म की स्वतंत्रता की बात किया जाए तो धर्म की स्वतंत्रता तो किस में है? 25 में है। उसका आचरण कैसे करना है? तो यार हमने कहा था कि बच्चे अगर सिख लोग कृपाण, क्योंकि उनके धर्म से संबंधित है और हमारा संविधान किसी के धर्म का अतिक्रमण नहीं करता है, क्लियर हो जाएगा। तो वहां पर बच्चे अगर वो कृपाण धारण करते हैं तो उसे बच्चे उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि बच्चे सिख धर्म में 5 वस्तुएं धारण करने का प्रावधान है। एक केस है, कंघा है, कड़ा हाथ में पहनते हैं, एक छोटा सा चाकू टाइप का लगाते हैं बच्चे, उसे कृपाण कहा जाता है, और एक कच्छा होता है। इन 5 वस्तुओं को उनके धर्म से जोड़ा गया है, इस वजह से वो कृपाण धारण कर सकते हैं। आर्टिकल 25 में है, आर्टिकल 25 में है बच्चे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है गलत नहीं होगा किसी बच्चे का। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी करती है? कौन सी रिट जारी करती है बच्चे, जल्दी से बताओ। परमादेश, हम आदेश देते हैं, और आदेश हरदम बच्चे उच्चतम न्यायालय निम्न न्यायालय को देता है। यहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता है बच्चे, और हमने आपको पढ़ाया था बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। क्या पढ़ाया था? हैबियस कॉर्पस। और हमने कहा था इकलौती रिट है बेटा, इकलौती रिट है जो व्यक्ति के स्वतंत्रता से जुड़ी है, व्यक्ति के स्वतंत्रता से जुड़ी है, चाहे वो सरकारी व्यक्ति हो और चाहे वो निजी व्यक्ति हो बच्चे। जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226, और इसका अर्थ होता है व्यक्ति को उपस्थित किया जाए, ठीक है बेटा। अगर व्यक्ति किसी मामले में निरुद्ध है और अगर उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो बच्चे उस पुलिस के विरुद्ध ये रिट जारी होगी कि उस व्यक्ति को जिसको आपने मामले में निरुद्ध करके गिरफ्तार किया गया है उसे मेरे समक्ष लाओ और मैं उसकी वैधता अवैधता की क्या करूंगा? जांच करूंगा। यानी फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन कोई भी इंसान करेगा तो डन है, उसके विरुद्ध रिट जारी होगी। तो यहां पर देखो पुलिस के विरुद्ध ही तो जारी हो रही है। मान लो फर्जी फंसा दिया हो पुलिस वालों ने, और मान लो सर ये रिट ना होती, संविधान बच्चे न्यायपालिका ना बुलाता, तब ये आदमी अनयूजुअल फंसा रहता बेटा, तब इसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या हो जाता? हनन हो जाता, फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। तो यहां पर जो होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, 22 नंबर देखिएगा।
22 नंबर देखिएगा बच्चे, मूल अधिकारों का संरक्षक लिखा हुआ है, कौन सी पालिका? न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा बच्चे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप का मतलब मौलिक अधिकार से समाप्त किया गया बच्चे। लोप का मतलब मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया। ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था बच्चे? सारे बच्चे बताओ, 42वां हुआ था कि 44वां हुआ था? 42वां हुआ था या 44वां हुआ था? तो आपका रिजल्ट होगा सर 44वां संविधान संशोधन हुआ था। ये कब हुआ? 1978। आरटीपी यानी राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से और 19 का यफ दोनों से समाप्त कर दिया गया और ये शामिल हो गया बच्चे 300 का में कानूनी अधिकार। ठीक है, और यहां पर बच्चे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। जिन्होंने सर्वाधिक बच्चे 10 बार बजट पेश किया है। कितनी बार? 10 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा। निम्नलिखित में से भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से एक कोई इसमें से नहीं है, क्योंकि 7 था, 7 में से बच्चे एक चला गया संपत्ति का अधिकार। तो टोटल कितने बचे भाई? 6 बच रहे हैं। बताओ इसमें से शोषण के विरुद्ध है? यस सर, 23-24। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चे विरोध का अधिकार, अभी बात नहीं करेंगे। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यस सर, 25 से 28। कितने हैं? 25 से 28 हैं। समानता का अधिकार, यस सर, 14 से 18 हैं। क्या हमने विरोध का भी अधिकार कोई लिखा था? नहीं लिखा था। अगर हम समता की बात करें तो 14 से कहां तक है? 18 है। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो आपको पता है 19 से कितना है? 22 है। अगर हम शोषण की बात करें तो 23-24 है। अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो 25 से 28 है। अगर हम अल्पसंख्यक की बात करें तो 29 और 30 है। और अगर हम संवैधानिक उपचारों की बात करें, संवैधानिक उपचारों की बात करें तो 32 है बेटा। क्या यहाँ पर विरोध का अधिकार है? आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 3 में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से बताओ बच्चे, इसमें से कौन सा राइट है जो बच्चे विदेशियों को प्राप्त नहीं है? ठीक है, तो विधि के समक्ष बच्चे 14 आर्टिकल होता है, प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो होती है बच्चे वो 19 होती है। क्लियर हो जाएगा बच्चे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशियों को नहीं प्राप्त है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशियों को नहीं प्राप्त है, बाकी इसमें से सभी के सभी मौलिक अधिकार बेटा विदेशियों को प्राप्त हैं। ठीक है, ये कुछ यानी 15-16 बच्चे जो 19 होता है और जो 29 होता है बच्चे आर्टिकल 29 और 30 जो होता है बच्चे, यानी कि अगर हम बात करें 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। ये बच्चे जो अधिकार हैं ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में आ जाती है, तो ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है बच्चे। ठीक है, चलो ये 25 क्वेश्चन आपके हो गए जो हमें टॉप 500 पॉलिटी के क्वेश्चन कराने थे। अब लगभग 150 क्वेश्चन पूरा हो गया है। ठीक है बच्चे, चलो आज के लिए इतना ही है बेटा। बाय, टेक केयर सारे बच्चे, और ऐसे बस आप लोग बच्चे बने रहो और एग्जाम्स अब आप लोगों का BA BSc MA का जो भी चल रहा है खत्म हो जाए, फिर उसके बाद लग के तैयारी करो बच्चे, जम के तैयारी करिए ताकि फिर आपका कोई डाउट ना रह जाए। चलो बच्चे बाय, टेक केयर बेटा, बाय बच्चों, बाय।